देव काफी समय बाद अपने माँ बाप से मिलने अपने गांव जा रहा था और उसके माँ बाप एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे। देव के माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेजा था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर में ही जॉब करने लगा था। हाँ, ये बात सच थी कि देव पढ़ लिखकर अपने और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसकी शहर में रहने की वजह तो कुछ और ही थी। दरअसल बात ये थी कि कॉलेज टाइम से ही देव एक लड़की को पसंद करने लगा था और वो लड़की भी देव को पसंद करती थी। नेहा को देखते ही देव पहली ही नजर में उसका दीवाना हो चुका था और नेहा भी देव से उतना ही प्यार करने लगी थी जितना कि देव उससे करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ने लगा था और दोनों ने ये मान लिया कि कुदरत ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। और फिर देव और नेहा दोनों ने ये फैसला कर लिया कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो दोनों अपने करियर में सेट हो जाएंगे, तब वो अपने अपने माँ बाप से शादी के बारे में बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और देव और नेहा दोनों ने ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और देव को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गया। तो वहीं दूसरी ओर नेहा ने जॉब ना करके अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और देव नेहा के इस फैसले में उसका पूरा साथ दे रहा था। देव और नेहा एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि अब तो वो एक दूसरे के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और फिर दोनों ने ये फैसला किया कि अब वो दोनों अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बता देंगे और उनके सामने शादी की बात भी कर लेंगे। अपने माँ बाप से यही बात करने के लिए देव आज शहर से अपनी गाड़ी में बैठकर गांव की ओर निकला था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने माँ बाप को मिलने की खुशी में और नेहा और अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए घर से निकलते वक्त देव बहुत ही खुश था, लेकिन आधे रास्ते पर ही उसकी ये खुशी गुस्से में बदल गई थी। जैसे ही देव आधे रास्ते पर पहुंचा, तो नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से देव अपना रास्ता ट्रैक नहीं कर पा रहा था। देव ने कुछ देर तक नेटवर्क आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसे लगा कि अब और ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है, तब उसने राह चलते कुछ नौजवानों से आगे का रास्ता पूछ लिया। उन नौजवानों ने देव को एक शॉर्टकट बताया, लेकिन उस शॉर्टकट ने तो देव को और भी बड़ी परेशानी में डाल दिया था। इस वक्त देव को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी गाड़ी के शीशे पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, शिट यार, लगता है मैंने शॉर्टकट लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। देव ने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर किया और यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाई तो तेज गर्म हवा उसके चेहरे पर आग बरसाने लगी थी। चारों ओर से उड़ती धूल और तेज हवा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो झूम झूम कर देव का स्वागत कर रही हो। गुस्से में आकर देव ने अपनी गाड़ी की खिड़की फिर से नीचे कर दी और गाड़ी में बैठे बैठे ही समझने की कोशिश करने लगा कि अब उसे किस तरफ जाना चाहिए। इस समय देव जिस जगह आकर फंस गया था, शायद वो एक बहुत ही छोटा सा गांव था, क्योंकि देव को दूर से ही गांव के कच्चे पक्के घर दिखाई दे रहे थे और उसकी गाड़ी इसी गांव के कच्चे रास्ते पर आकर रुक गई थी। तेज चिलचिलाती धूप की वजह से देव का अपनी गाड़ी से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह से वो यहाँ से निकलना भी तो चाहता था। देव की गाड़ी इस गांव की कच्ची सड़क पर आकर अचानक ही बंद पड़ गई थी, लेकिन देव ये नहीं जानता था कि गाड़ी में क्या खराबी आ गई है। देव को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, ले बच्चू, बहुत शौक था ना तुझे अपनी गाड़ी में गांव जाने का, अब कर ले अपना शौक पूरा। हर बार की तरह अगर ट्रेन से सफर करता ना, तो अब तक तो अपने गांव में बैठा अपनी माँ के हाथ से बना खाना खा रहा होता। गुस्सा तो देव को उन मोबाइल कंपनी वालों पर भी आ रहा था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उनके कार्ड पर कभी भी नेटवर्क मिलता ही नहीं था। बेचारा देव अच्छा भला अपने गांव का रास्ता ट्रैक करते हुए जा रहा था
कि अचानक ही सिम कार्ड की सारी डंडियां गुल हो गई थी और वापस आती भी थी तो एक आध छोटी डंडी वापस आती थी, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं मिल पाता था। देव का दिल तो कर रहा था कि वो अभी के अभी अपना मोबाइल उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दे, क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो ये मोबाइल और इसका नेटवर्क ही था। गुस्से के मारे देव को इतना तेज सिरदर्द होने लगा था कि उसे ऐसा लगता था कि अभी और इसी वक्त उसका दिमाग एक धमाके के साथ फट जाएगा। देव को गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो इस कच्ची सड़क से गुजर रहा था, बल्कि उसे गुस्सा तो अपनी गाड़ी पर आ रहा था जो इस कच्ची सड़क पर आकर रुक गई थी। देव ने हिम्मत जुटाई और बाहर आकर बोनट खोलकर चेक करने लगा कि गाड़ी में क्या खराबी आ गई है। लेकिन जब देव ने बोनट खोलकर देखा तो उसे कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही देव की नजर गाड़ी के पिछले पहिए पर पड़ी तो उसकी धड़कनें रुक गई थी, जब उसने देखा कि गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया था और उसमें से सारी हवा निकल चुकी थी। उस पंचर टायर को देखकर अब तो देव और भी ज्यादा परेशान हो गया और गुस्से में आकर उसने उसी पंचर टायर पर जोर से लात दे मारी। टायर तो पहले से ही पंचर था, इसलिए उस टायर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टा ऐसा करने से देव के पैर में ही मोच आ गई। कुछ देर तक देव अपने ही हाथों से अपने पैर को सेकता रहा और फिर जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तब वो यहाँ वहाँ अपनी नजरें दौड़ाने लगा ताकि कोई तो उसे दिख जाए जो उसकी मदद कर सके। और फिर देव को कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया जहाँ कुछ औरतें पानी भरने के लिए आई थीं। पैर में आई मोच की वजह से देव ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके और लड़खड़ाते कदमों से वो उन औरतों के करीब जा पहुंचा। देव के करीब जाते ही उन औरतों ने अपना घूंघट ओढ़ लिया और जल्दी से वहां से निकलने लगी थी। देव ने उन औरतों को आवाज लगाई तो कुछ औरतें उसे नजरअंदाज करके जल्दी से निकल गईं, लेकिन कुछ बड़ी उम्र की औरतें रुक गईं और कहने लगी, क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और जब देव ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया तब उन्होंने कहा, अरे बाबूजी, इस बारे में तो आपको गांव के मर्द ही एकदम सही सही बता सकते हैं, क्योंकि इस गांव में तो आपको कोई मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन जहां तक हमने अपने मर्दों से सुना है, गांव के बाहर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर शायद आपको मदद मिल सकती है। अब देव के लिए मोच आए पैर के साथ 2-3 किलोमीटर चलना और मैकेनिक को बुलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए वो फिर से आगे किसी और मदद की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर ही देव को सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 आदमी दिखाई दिए और जब देव ने उनसे मदद मांगी तब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तब देव ने उनसे विनती करते हुए कहा, भाई, अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते तो ना सही, कम से कम आप मुझे कोई मैकेनिक या गैराज के फोन नंबर तो दे ही सकते हैं ना। देव की बात सुनकर उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, भाई, हम आपको नंबर तो दे देंगे, लेकिन वो नंबर आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिक अपना गैराज छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए आपको खुद ही गाड़ी वहाँ ले जानी होगी। तब देव ने कहा, देखो भाई, मेरे पैर में मोच आ गई है और इस दर्द के साथ मैं अपनी पंचर गाड़ी को वहाँ नहीं ले जा सकता, इसलिए हो सके तो आप मेरी मदद कर दो, इसके लिए मैं आपको अच्छी कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उन दोनों ने ही बहाना बनाते हुए साफ इनकार कर दिया और फिर एक दूसरे से बातें करते हुए वहाँ से निकल गए। देव ने गुस्से भरी नजरों से उन दोनों आदमियों को जाते हुए देखा, जो इतनी तेज धूप में भी मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, मानो धूप का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। देव अब बहुत निराश हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां उन औरतों ने उसे बताया था कि उसे वहां मैकेनिक मिल सकता है। देव अभी कुछ ही दूर चला था और वो पसीने से इतना लथपथ हो गया था जैसे कि सूरज अपनी सारी गर्मी उसी पर बरसा रहा हो। देव एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा
तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक लड़की की आवाज थी और उस लड़की की हंसी शांत वातावरण में किसी बांसुरी की मधुर धुन की तरह लग रही थी। वो मधुर हंसी की आवाज देव को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, और जब देव ने उस दिशा में पलटकर देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो एक मासूम सी लड़की अपने छोटे और दूध से सफेद खरगोश को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार कर रही थी। वो खरगोश का बच्चा भी उस लड़की के चेहरे पर अपना चेहरा रखकर बहुत शरारतें कर रहा था, और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खरगोश का बच्चा भी अपनी शरारतों से अपना प्यार जता रहा था। वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके काले लंबे बालों से बनी चोटी किसी नागिन की तरह उसकी कमर पर लहरा रही थी। उस लड़की के दूध सी सफेद रंगत पर गुलाबी रंग का लहंगा बहुत खिल रहा था, और अपने खरगोश के साथ मिट्टी में खेल रही वो लड़की कीचड़ में खिला हुआ ताजा कमल का फूल लग रही थी। उस लड़की का गोरा रंग तेज धूप लगने की वजह से लाल पड़ता जा रहा था, और उसके मखमली गुलाबी होठ और उसके प्राकृतिक गुलाबी गाल और सुंदर सी बड़ी बड़ी काली आंखें देखकर तो कोई भी इंसान उसका दीवाना हो सकता था। वो लड़की सौंदर्य की वो मूरत थी जिसे देखकर एक पल के लिए तो देव का दिल भी धड़क उठा था, और उस लड़की के चेहरे की मासूमियत ने देव को ऐसा मोहित कर दिया था कि देव तो बस उसे देखता ही रह गया था। उस लड़की ने जब देव की नजरों को भांप लिया तो गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन देव को तो उस लड़की की ये हरकत भी बहुत ही अच्छी लगी थी। और फिर अचानक ही देव उस लड़की के करीब जा पहुंचा और उससे पूछने लगा, सुनो लड़की, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो गैराज है वहाँ जाने का कोई शॉर्टकट है क्या? उस लड़की ने देव की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने नन्हे से खरगोश के साथ खेलती रही। उस लड़की की ये बेरुखी देव को परेशान करने लगी, और देव को इस बात का बुरा भी लगा कि उस लड़की ने उसे इस तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन फिर भी देव ने उस लड़की से एक बार फिर से कहा, देखो लड़की, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे एक मैकेनिक की जरूरत है। मैं यहाँ शहर से आया हूँ और मुझे यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो क्या तुम्हें उस गैराज में जाने का शॉर्टकट पता है या नहीं? इस बार पूछने पर लड़की ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तो देव हैरान रह गया और बस आंखें फाड़े उस लड़की को ही देखता रह गया, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही बचकाना व्यवहार किया था। देव की बात सुनकर उस लड़की ने अपने नन्हे से खरगोश को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और देव का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनकी गाड़ी अब नहीं चलेगी। कोई मैकेनिक बुलाओ, कोई मैकेनिक बुलाओ, इनकी गाड़ी को कोई ठीक कराओ। पहले तो देव ने सोचा कि वो लड़की अपने अंदाज में किसी को उसकी मदद के लिए बुला रही है, लेकिन फिर देव ने देखा कि ये कहते हुए वो लड़की तो जोर जोर से ताली बजा रही थी, जैसे कि वो देव का मजाक उड़ा रही हो। वो लड़की जोर जोर से ताली बजाकर देव का मजाक उड़ा रही थी और अपने खरगोश को फिर से अपने हाथों में लिए देव के चारों ओर घूम घूम कर नाच रही थी। इससे पहले कि देव उस लड़की से कुछ भी पूछता या फिर उस पर गुस्सा करता, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें हमारी गायों की देखभाल के लिए खेत में बिठाया था ना, देख अब हमारी गायें पड़ोस वाले खेत में चली गई हैं। अगर उनके खेत में कुछ भी नुकसान हुआ ना, तो वो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मैंने तुमसे सिर्फ एक ही काम करने के लिए कहा था, लेकिन तुमसे तो वो भी ठीक से नहीं हुआ। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी से जा और जाकर हमारी गायों को वहाँ से वापस ले आ। उस आदमी की डांट सुनकर लड़की का चेहरा उदास हो गया और वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहने लगी, बाबा, मुझे नहीं करनी है आपकी गायों की देखभाल, आप अपनी गायों की देखभाल खुद ही कर लो। उस लड़की के इतना कहते ही उसके बाबा ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया और वो लड़की बच्चों की तरह पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उस लड़की का ये बचकाना रूप उसे और भी ज्यादा प्यारा बना रहा था
और देव की नजरें दूर दूर तक उस लड़की का पीछा करती रहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की देव से दूर जा रही थी, देव का दिल भी उसके जाने से उदास हो रहा था। देव खुद भी अपनी हालत पर हैरान था, लेकिन फिर वो उस आदमी की आवाज सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उस आदमी ने देव से कहा, क्या हुआ साहब, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, आपको कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तब देव ने कहा, जी वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे पैर में मोच भी आ गई है, तो मेरा गैराज तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। देव की बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, आप फिक्र मत करो साहब, मैं अभी आपकी गाड़ी को ठीक करवा देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, आप वहाँ चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक आपकी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। देव ने सोचा कि इस गर्मी से बचने का यही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि जिस घर की ओर उस आदमी ने इशारा किया था वो घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए देव भी उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। उस आदमी का घर गांव के घरों की तरह ही एक बहुत छोटा सा मकान था, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर में एक तरफ चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर कालीन बिछा हुआ था, और दूसरी तरफ और भी एक चारपाई पड़ी हुई थी। बाहर आंगन में एक नल भी लगा हुआ था, और उसी नल के ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर देव फ्रेश हो गया और फिर अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। गर्मी का मौसम था और आम का सीजन चल रहा था, इसलिए कुछ देर बाद वो आदमी देव के लिए अपने खेत से रसीले आम ले आया, जिसे खाने के बाद देव के पूरे शरीर में एनर्जी आ गई थी। क्योंकि इस गाड़ी के चक्कर में देव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उसे बहुत जोरों से भूख भी लग रही थी। उस आदमी ने देव से कहा, मैंने अपने एक आदमी को आपकी गाड़ी ठीक करवाने के लिए भेज दिया है, वो आपकी गाड़ी ठीक करवा देगा, तब तक आप यहाँ आराम कर सकते हैं। देव उस लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहा था। वो उस लड़की के बारे में ये जानना चाहता था कि वो इस तरह की बचकानी हरकतें क्यों कर रही थी। हालांकि वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी उम्र भी लगभग 17-18 साल होगी, लेकिन देव को यह नहीं पता था कि वो लड़की उस आदमी की कौन लगती है। लेकिन फिर जब देव से रहा नहीं गया तो उसने उस आदमी से लड़की के बारे में पूछ ही लिया और कहा, जी वो अभी जो खेत में लड़की थी ना, वो तो। देव की बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी ने कहा, साहब जी, प्रिया ने आपको भी परेशान कर दिया होगा ना, मैं तो इस लड़की से तंग आ गया हूँ। प्रिया जहाँ भी जाती है बस लोगों को परेशान करती रहती है और दिन भर इस लड़की की शिकायतें सुनकर मैं तो थक जाता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी उदास हो गया और कहने लगा, लेकिन मैं क्या करूँ साहब, मेरी प्रिया बचपन से ही ऐसी नहीं थी, वो तो एक बहुत ही समझदार बच्ची थी। प्रिया हमारी इकलौती संतान है और प्रिया में तो मेरी और मेरी पत्नी की जान बसती थी, वो तो हमारी आंखों का तारा थी तारा। बचपन में प्रिया बहुत ही चंचल और शरारती थी और इकलौती संतान होने की वजह से हमारे लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा सा जिद्दी भी बना दिया था। हम इतने अमीर तो नहीं थे साहब कि अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, लेकिन जितना हमारे बस में होता था उतना हम प्रिया के लिए जरूर करते थे। एक दिन प्रिया को पता चला कि पास वाले गांव में मेला लगा है, तो वो जिद करके बैठ गई कि उसे मेले में जाना ही है। मैं भी प्रिया और उसकी माँ के साथ जाना चाहता था, लेकिन खेतों में फसलें पूरी तरह से पक चुकी थीं और शाम के बाद खेतों में किसी एक आदमी का होना जरूरी था, क्योंकि अगर शाम के वक्त खेतों में कोई भी ना हो तो जंगली जानवर खेतों में आकर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं और फिर तो हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उस दिन प्रिया और उसकी माँ मेले का आनंद लेकर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। उन दिनों में गांव की हर सड़क पर लाइटें नहीं होती थीं, इसलिए गाड़ी की हेडलाइट के सहारे ही गाड़ियां आगे बढ़ती थीं। उस गांव से यहां आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था जो पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता था।
उस गाड़ी चालक ने भी अपनी गाड़ी को उसी छोटे रास्ते की तरफ मोड़ लिया ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सके। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब गाड़ी पहाड़ी इलाकों से होकर गुजर रही थी, तब एक गाय और उसका बछड़ा गाड़ी के सामने आ गए। उन दोनों को बचाने के चक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और रास्ता छोटा होने की वजह से गाड़ी पहाड़ से नीचे आ गिरी, जिसमें प्रिया की मां की मौत हो गई। लेकिन गाड़ी के गिरते समय उस गाड़ी वाले ने थोड़ी समझदारी से काम लिया, क्योंकि उसके लिए सबको बचाना तो नामुमकिन था। इसलिए जब गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर रही थी, तब गाड़ी से कूदते समय उसने जल्दी से प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया था। उस गाड़ी वाले ने तो अपनी पूरी कोशिश की प्रिया को बचाने की, लेकिन हमारी किस्मत का इम्तिहान शायद अभी भी बाकी था। गाड़ी से गिरते वक्त प्रिया का सिर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और उसके दिमाग के अंदरूनी हिस्से में कहीं कोई ऐसी चोट लग गई, जिस वजह से आज वो एक दिमागी मरीज बन चुकी है। मेरी प्रिया खुद तो बड़ी हो रही है साहब, लेकिन उसके दिमाग में लगी चोट की वजह से उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह ही हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रिया कोई दिमागी मरीज नहीं है, लेकिन प्रिया की हरकतों की वजह से आज पूरा गांव उसे दिमागी मरीज ही समझता है। ये कहते हुए वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगा, लेकिन साहब, मेरी प्रिया तो आज भी बहुत ही मासूम है और वो अपनी इसी मासूमियत के कारण लोगों को परेशान कर देती है। साहब, मेरी प्रिया उस समय सिर्फ 10 साल की थी और 10 साल की उम्र में ही उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को खो दिया, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने आसपास के गांव के भल भले वैद्यों को दिखाया था साहब, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। गांव वालों ने कहा कि प्रिया को इलाज के लिए शहर ले जाओ, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन मैं गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाऊंगा साहब कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस चुका सकूं। मैंने प्रिया को बचाने के लिए पहले ही अपना सबसे बड़ा खेत बेच दिया और अब तो मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए खेत के एक छोटे से टुकड़े में काम करके ही अपना गुजारा चलाता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मैंने एक जगह नहीं छोड़ी है जहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए मन्नत ना मांगी हो। लेकिन मेरी प्रिया ठीक नहीं हुई साहब, वो आज भी बच्ची की बच्ची ही है। प्रिया के बारे में जानकर तो देव को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि प्रिया सच में बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की थी। 10 साल की उम्र में ही किस्मत ने प्रिया पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया था कि उसने अपनी मां को हमेशा के लिए ही खो दिया था। और शायद इसी सदमे की वजह से वो आज भी बच्ची ही बनकर रह गई थी। उस एक हादसे ने प्रिया की जिंदगी में सब कुछ तबाह कर दिया और हंसता खेलता घर दुखों से भर गया था। देव और प्रिया के बाबा प्रिया के बारे में बात कर रहे थे कि तभी अचानक वहां एक आदमी आया और कहने लगा, प्रिया के बापू, आपने जो गाड़ी मुझे मरम्मत कराने के लिए दी थी ना, उसका पंचर टायर तो ठीक हो गया है, लेकिन गाड़ी में और भी कई सारी समस्याएं हैं। कुछ देर चलने के बाद वो गाड़ी पूरी तरह से बंद पड़ जाएगी और फिर उसे ठीक होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर तो देव ने गुस्से से अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि अब तो उसके सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई थी। प्रिया के बाबा ने देव से हमदर्दी जताते हुए कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं साहब, 2-3 दिन की ही तो बात है। जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, आप हमारे इस गरीब खाने में रुक सकते हैं और इसी बहाने आपको गांव की ताज़ा हवा खाने का मौका भी मिल जाएगा। और फिर जैसे ही आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाना, तब हम आपको नहीं रोकेंगे। देव के पास भी प्रिया के बाबा की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए देव ने उनकी बात मान ली। देव ने अपनी गाड़ी से अपना बैग निकाला और गाड़ी उस आदमी को सौंप दी और फिर बैग से अपने कपड़े निकालकर नहाने चला गया। जब तक देव नहाकर बाहर आया, तब तक प्रिया के बाबा ने देव के लिए खाने का इंतजाम भी कर लिया था। प्रिया के बाबा ने अपने हाथों से बहुत ही सादा खाना बनाया था, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था
कि देव ने बहुत दिनों बाद इतना पेट भर खाना खाया था। थोड़ी ही देर में प्रिया भी वहां आ गई और उसकी गोद में वही नन्हा सा खरगोश था। लेकिन प्रिया को देखते ही देव फिर से उसकी मासूमियत में खोने लगा था। देव को देखकर प्रिया पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए कहने लगी, आप मेरे घर क्यों आए हैं? क्या आपको पता नहीं है कि आपकी वजह से आज बाबा ने मुझे कितना डांटा था? अब तो आपकी गाड़ी ठीक हो गई होगी ना, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते? आप यहाँ रहेंगे तो बाबा मुझे फिर से डांटेंगे। तब प्रिया के बाबा ने कहा, प्रिया, साहब जी हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते। साहब जी 2-3 दिन हमारे घर रुकने वाले हैं और अगर तुमने साहब जी को परेशान किया ना, तो मैं फिर से तुम पर गुस्सा हो जाऊंगा। अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया ने अपनी रोनी सूरत बना ली और कहने लगी, मुझे पता है बाबा, अब ये शहरी बाबू आपको मुझसे ज्यादा अच्छे लगते हैं और अब मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। तब देव ने कहा, नहीं प्रिया, तुम्हारे बाबा तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं, लेकिन तुम सबको बहुत ज्यादा परेशान करती हो ना, इसीलिए तुम्हारे बाबा तुम्हें डांटते हैं। देखो, अगर तुम इस तरह से रोने लगोगी ना, तो तुम्हारे बाबा भी दुखी हो जाएंगे और अगर तुम अपने बाबा की हर बात मानोगी ना, तो तुम्हारे बाबा तुम्हें फिर कभी नहीं डांटेंगे। तब प्रिया ने मासूमियत के साथ अपने बाबा की तरफ देखा और कहा, सच में बाबा, अगर मैं आपकी हर बात मानूंगी तो क्या आप मुझे नहीं डांटेंगे? तब प्रिया के बाबा ने कहा, हाँ प्रिया, तुम साहब जी को परेशान मत करना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। अपने बाबा की ये बात सुनते ही प्रिया नारा लगाने लगी, मेरे बाबा मुझे कभी नहीं डांटेंगे, मेरे बाबा मुझे कभी नहीं डांटेंगे। ये कहते हुए वो झूमती हुई वहां से बाहर चली गई। देव पूरे दिन का थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाने के बाद वो चारपाई पर लेट गया और फिर उसे पता ही नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में सो गया। लेकिन देव ये नहीं जानता था कि आज की रात उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाली है। देव जब उठा तो रात के 10 बज रहे थे और अपनी नींद को लेकर देव खुद भी हैरान था कि वो इतनी देर तक कैसे सोता रहा। देव जल्दी से उठकर चारपाई पर बैठ गया, लेकिन प्रिया को अपने सामने खड़ा देखकर तो वो एकदम से चौंक गया। प्रिया बड़ी मासूमियत से देव को देख रही थी। तब देव ने कहा, प्रिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तब प्रिया ने कहा, बाबा ने ही कहा था कि अगर आप जाग जाएं, तो मैं उन्हें जगा दूं, क्योंकि बाबा को आपको खाना भी तो देना है ना, इसलिए अब मैं अपने बाबा को जगाने जा रही हूँ। ये सुनते ही देव ने झट से प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रुक जाओ प्रिया, अपने बाबा को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान मत करो, वो अभी अभी तो सोए होंगे, उन्हें आराम करने दो। और वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि दोपहर में मैंने बहुत सारा खाना खा लिया था। तब प्रिया ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, लेकिन मेरे बाबा तो कहते हैं कि जो लोग रात को खाना नहीं खाते, उनके पेट में रात को चूहे दौड़ने लगते हैं, इसलिए मैं तो रोज रात को चुपचाप खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो चूहों से बहुत डर लगता है। तो क्या आपको चूहों से डर नहीं लगता? देव ने कहा, नहीं प्रिया, मुझे चूहों से डर नहीं लगता। तब प्रिया कहने लगी, ठीक है, अगर आपको खाना नहीं खाना है तो क्या मैं आपके लिए दूध का गिलास ले आऊं? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर कभी भूख ना लगी हो तो एक गिलास दूध पी लेना चाहिए, तब भी रात को पेट में चूहे नहीं दौड़ते हैं। प्रिया की ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर देव इस बार प्रिया को मना नहीं कर पाया और प्रिया से कहने लगा, ठीक है मेरी दादी अम्मा, जाओ और जाकर दूध ले आओ, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ एक शर्त पर ही दूध पीऊंगा, अगर तुम भी मेरे साथ मेरे सामने एक गिलास दूध पियोगी तो ही। देव के दादी अम्मा कहने पर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी और दौड़ती हुई दूध लेने चली गई। और तब देव भी अपने शरीर की अकड़न को दूर करने के लिए बाहर आकर टहलने लगा। देव को गांव की खुली हवा में टहलना बहुत ज्यादा पसंद था,
लेकिन शाम होते ही गांव में हर तरफ सन्नाटा छा जाता था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता था। प्रिया जब दूध लेकर आई तो उसने देव के हाथों में दूध का गिलास थमाते हुए कहा, पहले आप अपना गिलास खत्म करो, फिर मैं अपना वाला गिलास पीऊंगी। ये कहते वक्त प्रिया की आंखों में काजल चमक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत भरी हुई थी। देव ने कहा, ठीक है प्रिया, अब तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। तब प्रिया ने कहा, अरे ऐसे कैसे चली जाऊं साहब जी, मैंने अभी अभी तो कहा ना कि पहले आप दूध पिएंगे, फिर मैं अपना वाला गिलास पीऊंगी, तभी तो सोने जा सकती हूँ। प्रिया के जिद करने पर देव अपना दूध का गिलास घटक गया और देव के दूध पीते ही प्रिया ने भी अपना दूध खत्म कर दिया। अपना दूध का गिलास खत्म होते ही प्रिया रुक रुक कर हंसने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा छाने लगा था। प्रिया की ऐसी हालत देखकर देव की तो जैसे जान ही निकल गई थी और देव ने प्रिया से कहा, प्रिया तुमने फिर से कोई शरारत की है क्या? तब प्रिया ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब जी, मैंने तो बस अपनी पसंद का दूध बनाया था, जो आपने भी पिया और मैंने भी पिया। अब तो देव का सिर भी चकराने लगा था। तब उसे ऐसा लगा कि जरूर प्रिया ने दूध में कुछ गड़बड़ की है। इसलिए देव ने प्रिया से फिर से सवाल किया, प्रिया तुमने दूध में कुछ मिलाया था क्या? तब प्रिया ने कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया है, मैंने तो वही दूध बनाया था जो हम होली पर पीते हैं और फिर हमें सब लोग चार चार नजर आने लगते हैं। प्रिया की ये बात सुनकर देव ने अपने सिर पर हाथ मारा और उसे डांटते हुए कहने लगा, प्रिया ये तुमने क्या कर दिया और तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? देव की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, साहब जी मैं तो बस आपको एक के बदले चार चार देखना चाहती थी, मुझे तो आप चार चार नजर आ रहे हैं, क्या मैं भी आपको चार चार नजर आ रही हूँ? प्रिया पर तो दूध का असर पहले से ही हो चुका था और फिर कुछ ही देर में देव को भी पूरा कमरा घूमता हुआ दिखाई देने लगा। प्रिया पर दूध का असर कुछ ज्यादा ही हो चुका था और वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कहने लगी, साहब जी मुझे तो चक्कर आ रहा है, मैं तो अब अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहते हुए प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में ही वो चारपाई से टकरा गई और गिरते गिरते बच गई। इससे पहले कि प्रिया जमीन पर गिरती, देव ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। देव ने गुस्से से कहा, प्रिया तुम सच में पागल ही हो, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। देव ने प्रिया को उसके कमरे तक पहुँचाया और प्रिया को उसके बिस्तर पर बैठाते हुए कहने लगा, देखो प्रिया, अब जब तक तुम्हारा नशा नहीं उतर जाता ना, तब तक तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। इतना कहकर देव कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर से बिल्लियों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी और रात के सन्नाटे में तो ये आवाज बहुत डरावनी और तेज लग रही थी। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो देव का दिल भी कांप उठा था, लेकिन प्रिया तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी और उसके माथे पर पसीना भी आने लगा था। देव ने कहा, डरो मत प्रिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्लियों की आवाज है। तब प्रिया ने कहा, लेकिन साहब जी मुझे इन बिल्लियों की आवाज से बहुत डर लगता है, इसीलिए तो मैं बाबा के सोने से पहले ही सो जाती हूँ, लेकिन आज तो मैं आपके लिए जाग रही थी। तब देव ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम दरवाजा और खिड़की दोनों बंद कर लो, ताकि तुम्हें बिल्लियों की आवाज सुनाई नहीं देगी और फिर तुम चैन से सो सकोगी। अभी तो देव प्रिया को समझा ही रहा था कि तभी फिर से बाहर से बिल्लियों की आवाज आई और उसी वक्त एक छिपकली प्रिया के हाथ पर आ गिरी। बिल्लियों की आवाज और छिपकली के गिरने से प्रिया इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो तुरंत ही भागकर देव के सीने से चिपक गई। प्रिया का कमसिन और नाजुक सा बदन अब देव के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा करने लगा था। प्रिया की खूबसूरती और उसकी मासूमियत किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी, लेकिन देव इतना घटिया इंसान नहीं था जो इन नाजुक पलों का और प्रिया की मासूमियत का फायदा उठा लेता।
देव ने जल्दी से खुद को संभाल लिया और फिर उसने धीरे से प्रिया को खुद से अलग कर दिया। देव ने प्रिया से कहा, प्रिया जाओ और जाकर सो जाओ, लेकिन प्रिया देव से दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। प्रिया ने देव को कमर से कसकर पकड़ रखा था और अपना सिर देव के सीने में छिपा लिया था। अब भांग का नशा धीरे धीरे देव पर भी हावी हो रहा था, लेकिन फिर भी देव खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। देव प्रिया को खुद से दूर धकेलना चाहता था और इन नाजुक पलों में खुद को भी संभालना चाहता था, लेकिन प्रिया का नाजुक सा बदन देव की बाहों में थर थर कांप रहा था। और फिर अचानक ही देव ने प्रिया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने इतने करीब खींच लिया कि प्रिया की सांसें भी तेज हो गई थी। और फिर जैसे ही देव ने अपने होंठ प्रिया की गर्दन पर रखे तो देव के होठों का स्पर्श पाते ही प्रिया चौंक गई और अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देव की तरफ देखने लगी। अब देव और प्रिया की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी थी और दोनों ही एक दूसरे की धड़कन को अपने अंदर महसूस करने लगे थे। देव ने जब प्रिया की ओर देखा तो प्रिया के होंठ कांप रहे थे और अगले ही पल देव ने प्रिया के कांपते होठों पर अपने होंठ रख दिए और प्रिया की गर्म सांसों को महसूस करने लगा। और फिर अचानक ही नशे की हालत में देव ने प्रिया को अपनी बाहों में उठाकर चारपाई पर लेटा दिया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और फिर जब देव को होश आया तो उसने अपना सिर पकड़ लिया था, लेकिन प्रिया के मासूम चेहरे पर कोई डर या कोई शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि उस मासूम को तो कुछ भी पता ही नहीं था आज उसके साथ क्या कुछ हो चुका था। प्रिया तो एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो रही थी और नशे की हालत में झूमते हुए जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, साहब जी आप तो कितने अच्छे हैं और मुझसे ढेर सारा प्यार भी करते हैं। मैं अपने बाबा से कहूँगी कि अब मैं हमेशा आपके साथ ही सोऊंगी। प्रिया की ऐसी बचकानी बातें सुनकर देव का दिल तो किया कि या तो वो खुद दीवार पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दे या फिर प्रिया का गला घोंटकर उसे ही खत्म कर दे। देव को प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने प्रिया को कठोर शब्दों में कहा, खबरदार प्रिया, अगर तुमने अपने बाबा को आज की रात के बारे में कुछ भी बताया तो तुम अपना मुंह बंद ही रखना, वरना मैं तुम्हें उन जंगली बिल्लियों के सामने फेंक दूंगा। देव की ये बात सुनते ही प्रिया फिर से आकर देव के सीने से लिपट गई और बचकानी रोनी सूरत बनाते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे उन बिल्लियों के सामने मत फेंकना। देव ने घड़ी की तरफ एक नजर डाली तो रात का 1 बज रहा था, इसलिए देव ने प्रिया को सोने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे में चला गया। देव की अंतरात्मा उसे पूरी रात धिक्कारती रही कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। देव की अंतरात्मा से बस एक ही आवाज निकल रही थी, ये तुमने क्या कर दिया देव? तुमने एक मासूम लड़की की मासूमियत का फायदा उठाया और उसी इंसान का भरोसा तोड़कर रख दिया जिसने इतने सम्मान और प्यार के साथ तुम्हें अपने घर में सहारा दिया था। देव की अंतरात्मा ने पूरी रात उसे सोने नहीं दिया और वो पूरी रात बेचैनी में यही सोचता रहा कि अब वो प्रिया के बाबा से नजरें कैसे मिला पाएगा। और फिर देव को अपनी बेचैनी को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता सूझा और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करके चारपाई पर लेट गया, लेकिन वो फैसला देव की पूरी जिंदगी ही बदल देने वाला था। मगर अब देव को अपनी और अपनी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि ये फैसला लेने के बाद ही देव की अंतरात्मा को शांति मिली थी और वो चैन की नींद सो पाया था। सुबह उठते ही देव ने अपना फैसला प्रिया के बाबा को सुनाया कि वो प्रिया से शादी करना चाहता है। देव की बात सुनकर प्रिया के बाबा हैरान होकर देव की तरफ देखने लगे और कहने लगे, लेकिन साहब जी, मेरी प्रिया तो दिमागी मरीज है, ये जानते हुए भी आप मेरी बेटी से शादी करने का फैसला कैसे ले सकते हैं? तब देव ने प्रिया के बाबा से नजरें चुराते हुए कहा, बस प्रिया की मासूमियत ने मेरे दिल को पिघला दिया है और अब मैं उसे शहर ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहता हूँ ताकि वो भी आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जी सके।
देव प्रिया से शादी करके सिर्फ अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था, वरना इस वक्त उसके मन में प्रिया के लिए ऐसा कोई लगाव नहीं था, जैसा कि उसने प्रिया के बाबा को बताया था। बहुत देर तक समझाने के बाद प्रिया के बाबा राजी हो गए और फिर देव और प्रिया की सादगी से शादी हो गई। देव से शादी होने के बाद प्रिया बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसके बाबा ने उसे बताया था कि अब वो हमेशा देव के साथ ही रहेगी। प्रिया से शादी करके देव का मन तो शांत हो गया था, लेकिन वो अभी भी अंदर खुद को ही दोषी मान रहा था। शादी के बाद जब देव प्रिया को शहर में अपने घर ले आया, तो घर की नौकरानी प्रिया को दुल्हन के रूप में देव के साथ देखकर हैरान रह गई, लेकिन देव ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देव ने अपनी नौकरानी, जिसे वो अम्मा कहकर पुकारता था, उनसे कहा, अम्मा, इसे गेस्ट रूम में ले जाइए और आज से इसके खाने पीने की और बाकी जरूरतों की जिम्मेदारी आपकी होगी। देव की बात सुनकर पहले तो वो नौकरानी चौंक गई, लेकिन फिर देव के कहने के मुताबिक वो प्रिया को गेस्ट रूम में लेकर चली गई। नेहा को जब देव के आने की खबर मिली, तो वो अगले ही दिन देव से मिलने उसके घर आ चुकी थी। इससे पहले कि नेहा प्रिया को देख लेती, देव ने खुद ही नेहा को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन सच्चाई पता चलते ही नेहा तो गुस्से से पागल हो गई थी। नेहा ने आगे बढ़कर देव का गिरेबान पकड़ लिया और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, धोखेबाज, यहाँ मैं अपने मम्मी पापा से लड़ झगड़ कर उन्हें हमारी शादी के लिए मना रही थी, और वहाँ तुम इस गांव की गवार लड़की के साथ गुल छड़े उड़ा रहे थे। अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया और मुझे शादी के सपने क्यों दिखाए। देव ने नेहा से माफी मांगी और कहा, देखो नेहा, मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ वो सब इस पागल लड़की की गलती थी। अगर इसने दूध में भांग नहीं मिलाई होती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब नेहा ने कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर इसके साथ शादी करने की क्या जरूरत थी। इसे एक बुरा सपना समझकर वहीं छोड़ आते। इसे अपने गले का हार बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। और अब जब इसे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आए हो, तो फिर अब तुम उम्र भर इसी के साथ रहना। क्योंकि ये लड़की पागल हो सकती है, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि अब तुम पर भरोसा करके तुम्हें माफ कर दूँ। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग अलग है, इसलिए आज के बाद ना तो तुम मुझसे कोई बात करोगे और ना ही कभी मिलने की कोशिश करोगे। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो मिस्टर देव। ये कहते हुए नेहा ने गुस्से से एक नजर प्रिया पर डाली और फिर देव का गिरेबान छोड़ते हुए उसे दूर धकेल दिया और गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गई। नेहा की बातें सुनकर देव वहीं सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ा, क्योंकि देव और नेहा का सालों का प्यार पल भर में ही खत्म हो चुका था। देव और नेहा ने तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और एक दूसरे से कई सारे वादे भी किए थे, लेकिन अब तो वो सारी कस्में और सारे वादे एक पल में ही टूटकर चकनाचूर हो गए थे। देव खामोश सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रिया ने जब देव की आंखों में आंसू देखे तो वो देव के पास आई और अपने हाथों से देव के आंसू पोंछने लगी। लेकिन इस वक्त देव बहुत ही गुस्से में था और आज प्रिया देव को बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि देव तो प्रिया को ही अपना और नेहा का रिश्ता टूटने का कारण समझ रहा था। इसलिए देव ने प्रिया को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर फर्श पर जा गिरी और उसका सिर टेबल से टकरा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। लेकिन आज देव को प्रिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो गुस्से से आग बबूला होकर घर से बाहर निकल गया। लेकिन जब देव रात को घर वापस लौटा तब उसे ये एहसास हुआ कि आज उसने पूजा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर दिया था। इसलिए देव घर में आते ही प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा कि प्रिया तो सो चुकी थी। देव ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और धीरे से प्रिया के घाव को साफ करने लगा। देव का हाथ लगते ही प्रिया उठकर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों के कोने गीले हो चुके थे।
देव ने प्रिया के घाव को साफ करने के बाद उस पर पट्टी बांधी और प्रिया की आंखों में आए पानी को अपने हाथों से साफ किया और उससे कहा कि अब तुम लाइट बंद करके सो जाओ। लेकिन प्रिया ने देव से कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस चुपचाप देव के सामने बैठी रही और उसे ही देखती रही। लेकिन देव ने जो व्यवहार आज प्रिया के साथ किया था, उसमें प्रिया की नजरों का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो प्रिया से नजरें चुराकर कमरे से बाहर चला गया। नेहा से रिश्ता टूटने के बाद देव का व्यवहार प्रिया के साथ और भी सख्त हो गया था, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि देव ने प्रिया को कभी चैन से रहने ही नहीं दिया था। घर की नौकरानी भी ये सब देख रही थी, लेकिन देव को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। देव को तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके व्यवहार ने प्रिया की जिंदगी को नर्क बना दिया था। देव की नौकरानी, उसका ड्राइवर, हर कोई जानता था कि देव को प्रिया से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो तो प्रिया से नफरत करता था और उसे टॉर्चर भी करता था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए देव के ड्राइवर मन्नू की नीयत प्रिया पर खराब हो गई थी। मन्नू के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था कि जब देव को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसका क्या हाल करेगा, क्योंकि मन्नू को लगता था कि देव प्रिया से नफरत करता है, इसलिए उसे प्रिया के दुख दर्द से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए शायद मन्नू की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि देव के घर से बाहर निकलते ही वो प्रिया के साथ गलत काम करने का प्लान बनाने लगा था। एक दिन जब देव ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि प्रिया बेजान सी सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी। पहले तो देव ने प्रिया को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर देव को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। भले ही देव को प्रिया से कोई प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिया की मासूमियत ने देव के दिल में एक ऐसी जगह बना ली थी कि वो ना चाहते हुए भी प्रिया के पास चला गया। जैसे ही देव प्रिया के करीब पहुंचा तो देखा कि प्रिया की आंखें सूजकर लाल हो गई थी, जैसे कि वो बहुत ज्यादा रोई हो। और जब देव ने प्रिया का हाथ थामने की कोशिश की तो वो अचानक से चिल्ला उठी, नहीं तुम बहुत गंदे हो, मेरे पास मत आना, वरना मैं साबजी को सब कुछ बता दूंगी। देव ने प्रिया को कंधे से पकड़कर हिलाया और कहा, प्रिया ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तब देव को अपने सामने देखकर प्रिया झट से देव के सीने से लग गई और कहने लगी, साबजी वो बहुत गंदा है, वो मुझसे आपकी तरह प्यार नहीं करता है। प्रिया के मुंह से ये बात सुनते ही देव चौंक गया और कहने लगा, प्रिया कौन गंदा है और मेरे अलावा कौन तुम्हें प्यार करने आता है। तब प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी कमीज हटाते हुए कहा, देखो साबजी, उसने मुझे प्यार करने के बजाय सिर्फ दर्द दिया और जब मैंने मना किया तो उसने मुझे बहुत जोर से मारा। ये कहते हुए प्रिया ने अपनी कमीज की बाजू को ऊपर किया तो प्रिया के शरीर पर लगे घाव को देखकर तो देव की रूह भी कांप उठी थी। प्रिया की बातें सुनकर देव की नस नस गुस्से से भर गई थी, लेकिन इस वक्त उसने प्रिया को संभालना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि देव को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। जब से देव प्रिया से शादी करके उसे अपने घर लाया था, तब से वो एक बार भी प्रिया के करीब नहीं गया था। वो तो बस हमेशा नेहा की यादों में ही खोया रहता था। देव ने बहुत ही प्यार से प्रिया को खुद से अलग किया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, देखो प्रिया, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि वो बुरा इंसान कौन है, मैं उसे फाइट करके कैसे भगाऊंगा। तो अब तुम मुझे जल्दी से उसका नाम बता दो ताकि मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ से भगा सकूं। तब प्रिया ने बहुत ही धीमी आवाज में देव के ड्राइवर का नाम लिया और कहा, वो मन्नू बहुत गंदा इंसान है और वो हर वक्त मुझे घूरता रहता है। लेकिन आज जब घर में कोई नहीं था तो वो घर में आकर मुझे परेशान करने लगा। घर में कोई नहीं था, ये सुनते ही देव ने नौकरानी को आवाज लगाई, अम्मा अम्मा कहाँ है आप। तब वो नौकरानी भागती हुई आई और कहने लगी, मुझे माफ करना साहब, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई थी।
देव ने अपनी नौकरानी से कहा, अम्मा, आप वैसे भी अकेली रहती हैं, तो आज से आप कहीं नहीं जाएंगी। आप 24 घंटे इसी घर में रहेंगी और प्रिया का ख्याल रखेंगी। ये कहते हुए देव ने प्रिया की जिम्मेदारी नौकरानी को सौंपी और प्रिया से कहा, प्रिया, अब तुम आराम करो और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम अम्मा को बता देना, वो तुम्हें लाकर दे देंगी। देव ने प्रिया को तो संभाल लिया था, लेकिन मन्नू का नाम सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई थी और गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। देव ने प्रिया को अम्मा के पास छोड़ा और बाहर आकर मन्नू को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे वहीं पीटना शुरू कर दिया। मन्नू को पीटते हुए देव कहने लगा, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। मन्नू देव के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और देव से माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगा। आज मैं पहली बार ही प्रिया मैडम के करीब गया था, लेकिन मैं अपनी हद पार करता इससे पहले ही अम्मा आ गई थी और मैं उसी वक्त बाहर आ गया था। मन्नू अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन गुस्से के मारे देव को तो कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस बिना रुके मन्नू को पीटे जा रहा था। और फिर जब देव मन्नू को पीटते पीटते थक गया, तब उसने धक्के मारकर मन्नू को वहां से निकाल दिया और कहा, प्रिया, तो क्या दोबारा तूने इस घर की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। देव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो दोबारा अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहता था। देव ने मान लिया था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें प्रिया के अकेले की गलती नहीं थी। वो मासूम तो दिमागी मरीज थी, लेकिन फिर भी देव उसे ही सजा दे रहा था, जबकि उस रात देव खुद भी बहक गया था। देव ने तो प्रिया के बाबा से वादा किया था कि वो प्रिया को शहर ले जाकर उसका इलाज करवाएगा, लेकिन शहर आने के बाद तो वो प्रिया का ठीक से ख्याल भी नहीं रखता था। लेकिन अब अपनी गलती का एहसास होते ही देव प्रिया का ख्याल रखने लगा था और देव के थोड़े से ख्याल रखने से ही प्रिया के चेहरे की रौनक फिर से लौट आई थी। देव प्रिया को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले गया और वहां उसका इलाज भी शुरू हो चुका था। डॉक्टर के इलाज और देव के प्यार की वजह से प्रिया काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और अब तो प्रिया ने देव के पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, या फिर यूं कहो कि प्रिया के आने से देव का घर अब स्वर्ग बन गया था। धीरे धीरे करके प्रिया ने देव के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और देव भी अपनी मजबूरी में की गई शादी को अब सच्चे दिल से निभाना चाहता था। लेकिन अब देव प्रिया से अपने दिल की बात कहने से घबराता था, क्योंकि अब प्रिया पहले जैसी मासूम और बच्चा दिमाग नहीं रही थी, जिसे एक चॉकलेट देकर भी मना लिया जाए। प्रिया तो अब एक बहुत ही समझदार लड़की बन चुकी थी, इसलिए अब देव के लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि प्रिया के दिल में उसके लिए क्या जज्बात हैं। देव के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि प्रिया देव की पत्नी थी और वो दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। लेकिन अब जब प्रिया देव के दिल की रानी बन चुकी थी, तो देव चाहता था कि प्रिया सिर्फ उसके दिल पर ही नहीं, बल्कि उसके कमरे पर भी राज करे। देव अब प्रिया को उसकी पत्नी होने के सारे हक देना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो जानना चाहता था कि प्रिया के दिल में उसके लिए क्या जज्बात हैं। और यही बात जानने के लिए एक दिन ऑफिस से लौटते समय देव प्रिया के लिए एक तोहफा लेकर आया, ये सोचकर कि अगर प्रिया तोहफा कबूल कर लेगी तो इसका मतलब होगा कि प्रिया भी देव के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब देव अपने घर पहुंचा और वो प्रिया को तोहफा देता, उससे पहले ही प्रिया किसी और से तोहफा कबूल कर चुकी थी। उस दिन देव अपने गांव जा रहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो गांव जाने की बजाय प्रिया को लेकर वापस शहर आ गया था, जिसकी वजह से देव के माँ बाप को उसकी चिंता होने लगी थी और देव के माँ बाप उससे मिलने यहाँ आ गए थे। जब देव अपने घर में दाखिल हुआ
तब देव की माँ प्रिया के हाथों में अपने खानदानी कंगन पहना रही थी और प्रिया की नजरें नीचे झुकी हुई थी। देव को देखते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुझे क्या लगा कि बहू के रूप में ऐसा चांद का टुकड़ा देखकर हम तुझे माफ कर देंगे क्या? अरे बेशरम औलाद, तुझे अपनी ही पसंद से शादी करनी थी तो हमें बता देता, ऐसे चोरी छिपे शादी करने की क्या जरूरत थी? ये कहते हुए देव की माँ के आंखों में पानी भर आया और वो कहने लगी, तू हमारा इकलौता बेटा है और हमने तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन तूने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तब देव ने अपनी माँ को सोफे पर बिठाया और उनके आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगा, माँ वो बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे आपको बताने का कुछ मौका ही नहीं मिला। ये कहते हुए देव अपनी माँ को सारी सच्चाई बताने जा रहा था और कहने लगा, माँ वो प्रिया दिमागी मरीज थी और उस रात। इससे पहले कि देव आगे और कुछ कहता, अचानक ही प्रिया बीच में बोल पड़ी और कहने लगी, हाँ मम्मी जी, मैं तो दिमागी मरीज थी और मेरे बाबा मुझे लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। लेकिन जब देव को मेरी दिमागी हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे बाबा की परेशानी को दूर करने के लिए मुझसे शादी कर ली। और रही बात आपको बताने की, तो देव चाहते थे कि पहले वो यहीं शहर में मेरा इलाज करवाएं और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं तभी देव मुझे आपसे मिलवाएं। और अब जब मैं ठीक हो चुकी थी तो हम दोनों आपसे मिलने गांव आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों ने यहाँ आकर हमें सरप्राइज दे दिया। प्रिया नहीं चाहती थी कि सच्चाई पता चलने के बाद देव अपने माँ बाप की नजरों में गिर जाए, इसलिए उसने देव की बात को बीच में ही काट दिया था। लेकिन आज की रात तो देव के लिए और एक नई परेशानी लेकर आई थी, क्योंकि देव के माँ बाप के आने की वजह से आज प्रिया को भी देव के कमरे में ही सोना पड़ा था। जब देव अपने कमरे में गया तब देखा कि प्रिया उसकी माँ के दिए हुए कंगन को देख रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तब देव को ऐसा लगा, हो सकता है कि प्रिया ने उसकी माँ का मान रखने के लिए ये कंगन पहन लिए होंगे। देव प्रिया के पास आकर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, प्रिया अगर तुम इस कंगन को नहीं पहनना चाहती तो इन्हें उतार सकती हो। मैं अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब प्रिया पहले की तरह बचकानी हरकतें करते हुए कहने लगी, साहब जी आप खुद तो मुझे कोई तोहफा लाकर नहीं देते और अब जब मम्मी जी ने मुझे इतने अच्छे कंगन दिए हैं तो आप वो भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं ये कंगन आपको नहीं देने वाली, मैं ये कंगन आपको नहीं देने वाली। प्रिया की इस हरकत पर देव जोर जोर से हंसने लगा। तब प्रिया ने कहा, देव अगर मैं आपको ऐसी पागल ही पसंद हूँ तो मैं जिंदगी भर आपके लिए ऐसी पागल ही बनी रहूंगी। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। देव ने प्रिया की आंखों में देखा तो उसे प्रिया की आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि देव अपने प्यार का इजहार करता, प्रिया ने कहा, देव आप आज भी नेहा से बहुत प्यार करते हैं ना? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ दो और फिर आप नेहा के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। तब देव ने कहा, नहीं प्रिया, अब नेहा के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अब तो मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहती हो। ये कहते हुए देव ने अलमारी से प्रिया का तोहफा निकाला और उसे प्रिया के हाथों में देते हुए कहा, प्रिया जिन हालातों में हमारी शादी हुई थी, मैं हमारे इस रिश्ते का बोझ तुम पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता था, बस इसलिए आज तक तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। प्रिया ने देव का लाया तोहफा खोला तो देखा कि उसमें लाल रंग की एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी और उसके साथ दुल्हन के साथ श्रृंगार का सामान भी था। प्रिया ने जल्दी से जाकर वो साड़ी पहन ली और दुल्हन की तरह सज धज कर बेड पर आकर बैठ गई और कहने लगी, देव तो अब बता दो अपने दिल की बात, अब तो आप मेरे दिल की बात जान गए हैं ना? ये कहते हुए प्रिया ने अपनी साड़ी का घूंघट अपने सिर पर डाल लिया और कहने लगी, देव बाबू
अब घूंघट आप खुद उठाएंगे या फिर ये भी मुझे ही उठाना पड़ेगा? तब देव ने मुस्कुराते हुए प्रिया का घूंघट उठाया और प्रिया के साथ शरारत करते हुए गाना गुनगुनाने लगा। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। ये कहते हुए देव ने अपनी बाहें प्रिया की ओर फैला दी और देव की इस शरारत पर प्रिया भी देव की बाहों में सिमट कर रह गई थी। देव ने प्रिया के माथे पर प्यार बरसाते हुए उससे अपने प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी देव के प्यार को कबूल करते हुए उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया था। आज की रात देव और प्रिया दोनों के लिए ही एक यादगार रात बन गई थी, क्योंकि आज दोनों ही इस पल को अपने पूरे होश में महसूस कर रहे थे। आज उन दोनों के बीच का फासला अब पूरी तरह से मिट चुका था और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में प्यार का वो जश्न मना रहे थे कि उनके प्यार को देखकर उस कमरे की दरों दीवारें भी शर्मा गई थीं। देर रात तक अपनी प्रिया पर अपने प्यार की बारिश करने के बाद देव उसे अपनी बाहों में लेकर सो चुका था और आज प्रिया भी अपने देव की बाहों में हिफाजत से लेटी हुई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब उसकी जिंदगी की हर सुबह एक नई उम्मीद और प्यार की रोशनी लेकर आएगी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।